फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन के MCQs क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 60 क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आगे के 30 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। देखिए, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा या फिर इवनिंग स्टार, ये शुक्र ग्रह का नाम है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं और शनि को हम काला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। सबसे पहले लिखा है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो ये तो सही है क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न लिखा है सबसे छोटा ग्रह बुध। तो ये सबसे छोटा ग्रह है और सबसे पास का ग्रह भी है सूर्य से, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और सूर्य के सबसे निकट भी है बुध, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब डी में क्या लिखा हुआ है, सूर्य से सबसे दूर शनि। तो सूर्य से सबसे दूर जो है वो वरुण ग्रह है, शनि नहीं है, तो ये कथन गलत है और यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लौटता मानसून कहाँ से मुड़कर प्रभावी होता है। देखिए, लौटता मानसून कहाँ से मुड़कर प्रभावी होता है। पहले हम विकल्प पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर, तो ये तो गलत है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये भी गलत है। उत्तर पूर्वी भारत से पश्चिमी तट की ओर, तो ये भी गलत है। लौटता मानसून जो है वो उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़कर प्रभावी होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है, लेग्यूम पादपों की मूल गुटिकाओं में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम किस रूप में रहता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया हुआ है। तो लेग्यूम पादप जो होते हैं उसमें 2 प्रकार के जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और इन दोनों जीवों को हम सहजीवी बोलते हैं। तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है वो सहजीवी के रूप में रहता है। तो ये दाल कुल वाले जो पौधे होते हैं, मटर कुल वाले पौधे होते हैं, उसमें राइजोबियम पाया जाता है और उसमें राइजोबियम जो है वो सहजीवी के रूप में रहता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो राइजोबियम है वो पौधे के साथ रहता है, दाल कुल वाले पौधों के साथ, और दाल कुल वाले पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उन्हें। तो ये राइजोबियम जो है वो उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है और जो पेड़ पौधे हैं इसके बदले में वो राइजोबियम को अपना भोजन प्रदान करते हैं और पोषण प्रदान करते हैं। इस तरह से दोनों का काम चलता रहता है और दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तो ये सहजीविता कहलाता है। आगे लिखा हुआ है अगला प्रश्न, खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खनन यानी कि खुदाई जो कि की जाती है, विभिन्न प्रकार की खनिजों को निकालने के लिए खुदाई की जाती है, उसको हम खनन बोलते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। पहली बात लिखा हुआ है ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण में वृद्धि, तो वायु प्रदूषण भी होता है। और वन संपदा नष्ट, तो ये भी सही है क्योंकि जो वन से संबंधित जो भूमि है और वृक्ष हैं उनको काटा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में पर्यावरण चेतना के लिए चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ उसकी आपको ईयर बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1973, 1961, 1950, 1978।
तो चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1973 में, 1973। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितने प्रतिशत? 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम या फिर 25% से कम। तो जो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जिसमें 50% से कम परिवर्तन हुआ हो वो वन्य क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है। यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, पी डी शर्मा, सत्येंद्र सिंह, रामचंद्र रॉय और के आर मिश्रा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, ये जो स्टेटमेंट है वो है पी डी शर्मा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया किस वायुमंडलीय गैस का स्थिरीकरण करते हैं? तो राइजोबियम से संबंधित पिछला क्वेश्चन जिन्होंने अच्छे समझा होगा, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, वो समझा होगा तो वो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। सहजीविता में 2 प्रकार के जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो दालकुल वाले पौधों के साथ राइजोबियम जीवाणु रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि पौधों से वो दालकुल वाले पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसके बदले में जो दालकुल वाले पौधे हैं उनको राइजोबियम नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो किस वायुमंडलीय गैस का स्थिरीकरण करता है राइजोबियम? नाइट्रोजन का। वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब कोई उसको इकट्ठा करता है और वो दालकुल वाले पौधों को प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है। तो प्रबंधन का मतलब होता है मैनेज करना, मैनेजमेंट। तो पर्यावरण का प्रबंधन का जो कार्य क्या है वो आपको बताना है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, केवल अध्ययन करना प्रबंधन में नहीं आता है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, तो केवल पर्यावरण प्रदूषण रोकना ही पर्यावरण प्रबंधन का मतलब नहीं है। पर्यावरण के तत्वों की समालोचना, तो ये तो और भी गलत है। अब विकल्प बी में देख लेते हैं, लिखा है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना। ये बिल्कुल सही है। और पर्यावरण प्रबंधन का कार्य क्या है कि पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, उनके मध्य क्या बनाना? संतुलन। और संतुलन बनाने के लिए जो काम किया जाएगा वो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में भी सहायक होगा और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के अध्ययन में भी सहायक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसको शॉर्ट में हम UNEP बोलते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूनियन नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये कब प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। तो ये 1972 में प्रारंभ किया गया था, 1972। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये आप आसानी से बता सकते हैं। A.G. टेंसले जो पर्यावरणविद थे, इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सबसे पहले उपयोग किया हुआ था। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया कौन से पादपों की जड़ों पर गांठें उत्पन्न करते हैं? तो ये आप अच्छे से बता सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस अभी ऊपर डिस्कस किए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन राइजोबियम वाले। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कौन से पौधों की जड़ों की में गांठें उत्पन्न करते? तो दालकुल वाले पौधों में ये गांठें उत्पन्न करते हैं और उनको नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। आकस्मिक तूफान तथा प्रचंड पवनें विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो ये जो कथन यहाँ पर लिखा हुआ है वो थोड़ा मिस्टेक है, इसमें गलत लिखा हुआ है, तो ये कथन हमारा सही नहीं होगा।
इसके बाद दूसरे कथन पे आते हैं, लिखा हुआ है पश्चिमी तेज प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देती हैं। तो पश्चिमी तेज प्रवाह जो है केवल, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देती हैं। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर केवल आ गया है। तो या ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पारिस्थितिक विकास में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? सतत पारिस्थितिक विकास, संपूर्ण पारिस्थितिक विकास, समन्वित पारिस्थितिक विकास या फिर संतुलित पारिस्थितिक विकास। तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है। पारिस्थितिक विकास में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? संपूर्ण पारिस्थितिक विकास जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पर्यावरण में सम्मिलित है। तो पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? भूमि, जल और मानव, जल, वायु और मानव, वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति एवं प्राणी या फिर पृथ्वी एवं सभी आकाशीय पिंड। तो आपको बहुत अच्छे से समझ के यहाँ पर टिक करना है। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो वहाँ लिखा हुआ है भूमि, जल एवं मानव। तो केवल इन तीन चीज़ों में पर्यावरण सम्मिलित हो जाएगा क्या? बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो इसके अंतर्गत अभी नहीं आ पाई, तो ये गलत हो जाएगा। जल, वायु और मानव, इसके अलावा मिट्टी है वो भी तो एक प्रकार से पर्यावरण का अंग है, तो ये गलत हो जाएगा। वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति एवं प्राणी, इन पांचों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि आकाशीय पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह इत्यादि, तो ये भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पृथ्वी एवं सभी आकाशीय पिंड। तो पृथ्वी के अंतर्गत सब आ जाता है और आकाशीय पिंड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड आ जाते हैं, तो ये सभी पर्यावरण में सम्मिलित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो यहाँ पर पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, उसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प लिखा है भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो ये तो सही है, ये पर्यावरण का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, और भी विकल्प हम देख लेते हैं। लिखा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तो ये परिभाषा भी पर्यावरण की ही है, तो ये भी सही है। अब आगे लिखा है भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। तो ये भी सही है क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक कारक आते हैं, जैविक कारक आते हैं और सांस्कृतिक कारक आते हैं। तो ये तीनों जो है वो पर्यावरण से अभिप्राय रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? देखिए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात की जा रही है, पहाड़, तालाब, पठार या फिर लैगून। तो पठार जो है वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है रंजकों का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के उद्योग में किया जाता है? रंजक जो हैं उनसे रंगों का निर्माण किया जाता है, और रंगों का निर्माण किन उद्योगों में किया जाता है? पेंट वार्निश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि? ये आपको चार विकल्प दिए गए हैं, पहले आपको चारों विकल्प अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। तो लिखा हुआ है धूमकेतु की पुच्छ यानी कि पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। तो ये गलत है। अगला विकल्प देखते हैं जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ये है सही कारण, और इस कारण से धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग अगर हम बात करते हैं तो 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी दूरी प्रकाश तय करती है। इस प्रकार से 8 मिनट लग जाते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अगला प्रश्न लिखा हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको सही जोड़ी बनाना है। क्षोभ मंडल जो है जो सबसे नीचे का मंडल है पृथ्वी से लगा हुआ है उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। और सभी जो जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं और वातावरण संबंधी परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं और यहीं पर बादल भी बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चारों की बात करें, धूल कण लिखा हुआ है, ओजोन परत, उल्का और रेडियो तरंगें। तो क्षोभ मंडल जो है उसमें धूल के कण पाए जाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नीचे का मंडल है। तो क्षोभ मंडल ए जो है, ए की जोड़ी हम 1 से ही मिलाएंगे। इसके बाद लिखा है समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है वो क्षोभ मंडल के बाद आता है और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो बी की जोड़ी बनेगी 2 से, बी की जोड़ी बनेगी 2 से। इसके बाद बात कर लेते हैं सी नंबर पे लिखा हुआ है आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है वहाँ पर रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। जो हमारे घर में टेलीकास्ट हो पाता है, सिग्नल्स आ पाते हैं रेडियो के, टीवी के या फिर मोबाइल के, तो ये कहाँ से आते हैं? रेडियो तरंगों के माध्यम से आते हैं। और ये तरंगें कहाँ से वापस लौटती हैं? आयन मंडल से वापस लौटती हैं। तो सी की हम सुमेलन करेंगे 4 से। अब बचा हुआ है डी बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में उल्का पाई जाती हैं तो इसको हम मिलाएंगे 3 से। तो 1 2 4 3 ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है। औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या है? जो व्याख्यान या फिर संगोष्ठी या विद्यालय में हमें शिक्षा प्राप्त होती है पर्यावरण से संबंधित, वो औपचारिक कहलाती है। और इनडायरेक्टली जो हमें सिखाया जाता है बिना स्कूल्स के, आस पड़ोस या फिर घर के द्वारा, तो वो कहलाता है अनौपचारिक। तो यहाँ पर औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या है? प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा, तो ये सही है। इसके बाद व्याख्यानों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, तो ये भी सही है क्योंकि विद्यालयों में इसी तरह से सिखाया जाता है। और संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, तो ये भी सही है। यानी कि औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो उपर्युक्त सभी द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर, देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत मतलब कि कंटिन्यू, बिना रुके जो विकास है उसके लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, तो बिल्कुल जरूरी है। प्रदूषण को निरोध और नियंत्रण, तो ये भी जरूरी है। निर्धनता को कम करना, ये भी जरूरी है। यानी कि तीनों चीज़ें सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है? तो आपको पता है कि जैविक घटक कौन कहलाते हैं? जिनमें जीवित पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य शामिल होते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है? जैविक घटक स्वपोषी, तो स्वपोषी जीव जो हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। परपोषी जीव भी जीवित हैं तो ये भी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और शाकाहारी जीव जो हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है हृदय से संबंधित बीमारियों के उपचार हेतु किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, अर्जुन, महुआ, सहजन या फिर अगस्त्य। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है अर्जुन, क्योंकि हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? तो वर्तमान में ये ऊर्जा संकट जो है वो एक गहरा संकट बनता जा रहा है और इसको रोकने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जाना चाहिए और इसके अलावा भूगर्भीय ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका भी उपयोग
किए जाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरह से हमारा ये लेक्चर, ये सेशन यहीं पर संपन्न होता है। आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।